नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम संपत्ति पर मार्क्सवाद का क्या विचार है इसको समझेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि जब दुनिया में औद्योगिक क्रांति हुई तो उससे जो है कैपिटलिज्म बढ़ा, पूंजीवाद बढ़ा। और कैपिटलिज्म में हुआ क्या कि जो संपत्तिशाली थे, जो पूंजीपति थे, उनका जीवन तो बहुत बेहतर था, लेकिन जो गरीब थे, मजदूर थे, जो उनकी कंपनियों में काम करते थे, उनका जीवन जो है बेकार, एकदम पशुतुल्य हो गया था। तो उनकी आवाज़ बनकर जो है समाजवाद आता है, मार्क्सवाद आता है। क्योंकि कार्ल मार्क्स जो थे बहुत ही गहरे दार्शनिक थे, तो उनके विचार पर ही एक स्कूल ऑफ थॉट चलता है जिसे हम मार्क्सिज्म कहते हैं। तो कार्ल मार्क्स ने किस दृष्टिकोण से जो है संपत्ति को देखा, और उन्होंने क्यों कहा कि जो संपत्ति है या जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वही सारी समस्या की जड़ है। वही समाज में जो है एक वर्ग जो है विशेष रूप से सुविधा पूर्ण रहता है, उसको किसी प्रकार की समस्या नहीं होती। लेकिन जो एक दूसरा वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, मजदूर वर्ग, उसका जीवन जो है पशुतुल्य हो गया है। उसका जीवन ही एकदम तबाह हो गया है। उसके यहाँ क्योंकि संपत्ति नहीं तो कुछ भी नहीं, और जहाँ संपत्ति नहीं होगी वहाँ खाना नहीं होगा, हवा पानी कुछ भी नहीं। फिर वहाँ क्या होगा कि बीमारियाँ फैलेंगी, अपराध भी करेंगे लोग, क्योंकि अपराध तब होता है जब अभाव होता है चीज़ों का। तो चोरी कोई करेगा तो क्योंकि उसके पास नहीं है इसलिए चुरा रहा है ना। तो ये सारा कुछ बढ़ने लगा। तो फिर मार्क्स ने कहा कि ये तो समाज में अव्यवस्था हो जाएगी। इस तरह एक वर्ग जो है शोषण करता रहेगा, तो एक वर्ग शोषित होता रहेगा, ऐसे कैसे चलेगा। तो मार्क्स जो है संपत्ति पर बात करते हैं और फिर कहते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी को ख़त्म करना चाहिए और समाजवाद की स्थापना होगी, साम्यवाद आएगा, तभी जो है सबको एक बेहतर जीवन मिल पाएगा, ऐसी बात वो कहते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी संपत्ति का क्या इम्पोर्टेंस है, क्योंकि संपत्ति नहीं तो आज कुछ भी नहीं। अगर संपत्ति नहीं है तो आपका जो समाज है आपका रिस्पेक्ट नहीं करेगा, आपको प्रतिष्ठित निगाह से नहीं देखेगा। आपका जो परिवार होगा, फैमिली होगी, वो भी आपका रिस्पेक्ट नहीं करेगा यदि आपकी संपत्ति नहीं हो आपके पास। तो संपत्ति का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। आपने एक कहावत सुनी होगी, क्योंकि भारत में ही प्रचलित है ये, कि पुत्र शोक बर्दाश्त हो जाता है किंतु धन शोक नहीं। इसी तरह मैकियावेली ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंस में लिखा कि आदमी अपने पिता की मौत जल्दी भूल जाता है किंतु पितृ संपत्ति के नुकसान को नहीं भूलता। इसी तरह एंजल्स ने भी बात की संपत्ति पर अपनी पुस्तक परिवार, निजी संपत्ति और राज्य की उत्पत्ति में, कि अस्तित्व में आने के पहले दिन से आज तक सभ्यता मुख्यतः नंगे लोभ पर आधारित रही है। संपत्ति और संपत्ति तथा फिर और संपत्ति। संपत्ति समाज के लिए नहीं बल्कि इस तुच्छ व्यक्ति के लिए उसका एकमात्र लक्ष्य रहा है। तो संपत्ति समाज के लिए नहीं, समाज में हर एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि कुछ तुच्छ व्यक्तियों के लिए ही उसका एकमात्र लक्ष्य रहा है। तो ऐसा लगता है कि संपत्ति मनुष्य के लिए नहीं बल्कि मनुष्य ही संपत्ति के लिए बना हो। क्योंकि आप जानते हैं कि संपत्ति ने मनुष्य को नहीं बनाया, मनुष्य ने जो है संपत्ति पैदा की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। लेकिन आज जो है संपत्ति मालकिन बन बैठी है सबकी। तो मार्क्स जो है कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब प्रश्न आता है क्यों हर एक व्यक्ति जो है इतना पगलाया पड़ा है संपत्ति के पीछे, क्यों, ज़रूरत क्या है इसकी। तो ज़रूरत क्या है आप सब जानते ही हैं, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। 3 कारण इसके हैं। भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तो हमारी जो जो भी ज़रूरतें हैं, रोटी कपड़ा मकान, ये सब जो हमें ज़रूरत चाहिए वो सब संपत्ति से ही मिलेगा। संपत्ति के माध्यम से ही हम इन सब वस्तुओं को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा ये कि अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए, भाई हमारे पास जितना हम संग्रहण करेंगे संपत्ति का, हमारा भविष्य उतना ही सुंदर होगा। क्योंकि संपत्ति रहेगी तो हम सारी वस्तुओं को जो है प्राप्त कर लेंगे और हमारा सुख जो है बना रहेगा। क्योंकि जीवन का लक्ष्य तो यही है कि हमारा जीवन सुखपूर्ण हो, है ना। इसलिए जो है हम संपत्ति चाहते हैं।
तीसरा ये कि सबसे महत्वपूर्ण यह है कि बिना संपत्ति के हम मुफलिस कहलाते हैं। और हमारा संपत्ति प्रधान समाज हमारी प्रतिष्ठा नहीं करता, हमें इंसान नहीं समझता, हमें फटीचर तथा नीच कहता है, समझता है। इसलिए हर एक व्यक्ति क्या करता है कि उसे संपत्ति चाहिए। तो मार्क्सिज्म कहता है कि ये दो ज़रूरतें ठीक है, ये तो होनी ही चाहिए, लेकिन ये तीसरी जो है यह कैसे पैदा हो गया। हर एक व्यक्ति जो है संपत्ति प्रधान समाज में अपनी प्रतिष्ठा चाहने लगा, और ये समाज बना कैसे। इसकी बात कहता है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी ने ही ये बनाया है सब सिस्टम। मुफलिस गरीब अमीर की खाई जो पैदा किया है, ये कौन पैदा किया है? प्राइवेट प्रॉपर्टी ने। तो उसी प्राइवेट प्रॉपर्टी को अगर नष्ट कर दिया जाए तो सबका जीवन बेहतर हो जाएगा। तो अभी हम संपत्ति के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा डीप में जाकर समझते हैं कि क्या उन्होंने कहा। देखिए, मार्क्स ने संपत्ति को दो भागों में डिवाइड किया है। एक होती है पर्सनल प्रॉपर्टी, जिसका हम यूज़ करते हैं, और दूसरा होता है प्राइवेट प्रॉपर्टी। पर्सनल प्रॉपर्टी क्या है कि इसमें वे वस्तुएं आती हैं जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए आवश्यक हैं, जो उसे सुख और सुरक्षा प्रदान करती हैं, जैसे भोजन, वस्त्र, ये सारी चीज़ें जो भी हमें ज़रूरत हैं, जिससे हम जो है अपने जीवन को व्यवस्थित करते हैं, हमारा जीवन सुरक्षित रहे, हम सुखी रहें, जो भी चीज़ें उसके लिए लगती हैं वो व्यक्तिगत संपत्ति हैं। दूसरा मार्क्स कहते हैं निजी संपत्ति, और निजी संपत्ति में वो कहते हैं इसमें क्या क्या शामिल हैं। तो इसमें शामिल है भूमि, वन संपदा, भवन, कल कारखाने इत्यादि जो भी चीज़ें हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी में शामिल हैं। और इसी प्राइवेट प्रॉपर्टी की मदद से जो पूंजीपति होते हैं वो क्या करते हैं कि दूसरे व्यक्ति की जीवन की परिस्थितियों को नियंत्रित कर लेते हैं, उसको बांध लेते हैं कि आप यही करो, आप जो है मजदूरी ही करो हमारे नीचे रहकर, ऐसे ही बात वो करते हैं। भूमि संपदा, जैसे कि भूमि है, प्राइवेट और जो व्यक्तिगत संपत्ति है, इसको हम थोड़ा अंतर करते हैं, क्योंकि इस तरह कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि कैसे है। देखिए, व्यक्तिगत मतलब जो हमें यूज के लिए है हमारे, ठीक है, और निजी का मतलब कि ये जो चीज़ें हैं जैसे भूमि, वन संपदा। तो भूमि क्या है कि कुछ लोग हैं जिनके पास आप देखेंगे कि 100-100, 150-150 एकड़ या बीघे खेत हैं, ठीक है। अब वो क्योंकि ये जो क्या होते हैं, भूमि उत्पादन का एक साधन है। भाई हमारे पास भूमि होगी तो हम जितना चाहें उतना उत्पादन कर लें, और जितना उत्पादन होगा उतना हमें प्रॉफिट होगा, क्योंकि हम उसे बेच करके धन कमा सकते हैं, है ना। और अगर एक व्यक्ति जो है समाज का, अगर एक गांव या कस्बा है उसमें जो है 200 घर रहते हैं, ठीक है, 200 घर रहते हैं, 200 घर हैं उसमें। अब क्या है कि अगर एक व्यक्ति के पास जो है 150 बीघे खेत है ना, और एक के पास जो है 300 बीघा है, इस तरह करके खेत हैं। अब क्योंकि 2-3 लोगों के पास इतनी ढेर सारी संपदा है, जबकि जो अधिकांश व्यक्ति हैं उनके पास एक बीघे भी जो है मयस्सर नहीं है ज़मीन। अब आप समझिए कि इनका जीवन कैसे होगा जिनके पास एक भी नहीं है, क्योंकि इनके हिस्से की ज़मीन ये पहले ही हड़प चुके हैं। मार्क्स कहते हैं यही तो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, कि ये जो उत्पादन के साधन है भूमि, जिनके इतना इनके पास जो आ गया है, ये कैसे आया अभी हम समझेंगे। जब हम प्राइवेट प्रॉपर्टी कैसे समाज में, मानव समाज में डेवलप करी और आई कैसे वो, उसको अभी हम समझेंगे आगे। लेकिन यहाँ हम ये समझते हैं कि ये जो इतनी भूमि है और दो व्यक्तियों ने कब्जा कर लिया है इन पर, तो मार्क्स कहते हैं कि यही तो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, निजी संपत्ति है, क्योंकि ये उत्पादन का साधन है। जो उत्पादन के साधन है वही निजी संपत्ति है। और इससे क्या होता है कि ये व्यक्ति जो है आराम से बैठा रहता है, और यहाँ
ये इन 200, क्योंकि 2 लोग हैं ये आराम से बैठे रहते हैं, अधिकांश लोगों को इसमें जो है मजदूरी के लिए लगा देते हैं, अपना जीवन व्यवस्थित करते हैं, जब चाहते हैं तब जो करते हैं। और इन लोगों का जीवन जो है एक दिन भर काम करते हैं, रात को भी इनको जो है ठीक से भोजन नहीं नसीब हो पाता। ऐसी स्थिति हो गई है। मार्क्स कहते हैं यही प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इसे ही नष्ट करके हमें सामाजिक स्वामित्व में लाना है। जब सामूहिक मालिकाना इस पर होगा तो किसी व्यक्ति का मालिकाना नहीं होगा और हर एक व्यक्ति जो है जीवन जी पाएगा अच्छे से, क्योंकि ये ज़मीन फिर बढ़ जाएगी। भाई समाजवाद में क्या होता है, जो लैंड रिफॉर्म हुआ, जो जमींदारी व्यवस्था हमारे यहाँ जो ख़त्म हुई और कुछ संपत्ति छीन कर जो है ज़मींदारों से किसानों को, जो गरीब थे, जो मज़दूर थे, उनको दी गई, उनके नाम पर पट्टा कराया गया। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि हमारा जो स्टेट है वो समाजवाद की तरह व्यवहार करता है। इसलिए मार्क्स कहते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को नष्ट कर दिया जाए, इस पर जो है सामूहिक मालिकाना होगा सबका। इसी तरह जो है कल कारखाने हैं, ये जो खानें होती हैं, आप देखते हैं उसमें, अब कोई खान है, खान कई प्रकार के कोयले की हो सकती है या फिर पत्थर वगैरह की, बालू की, कुछ भी हो सकती है। अगर एक व्यक्ति कहे मेरा है ये, और उसमें से जो है वस्तुएं वो जो है, क्योंकि खान है तो उसमें से उस खुदवा करके उससे वो अपना संपत्ति अर्जित करता है, और उसमें कुछ वो जो लेबर लगा लिया है, क्योंकि वो कुछ करता नहीं है, वो सिर्फ बैठे रह छाता लिए बैठे रहते हैं भाई साहब ये। और जो है अधिकांश व्यक्ति उनके खान में काम करते हैं और दिन भर इनको दिहाड़ी दे करके ये जो उत्पादन होता है इससे जो है ढेर पैसा मिलता है, बेचता है तो ज़्यादा पैसा मिलेगा, और जो प्रॉफिट होता है ये बैठे बैठाए लिए जा रहा है। मार्क्स कहते हैं ये जो खान है इसको सामूहिक स्वामित्व में करना चाहिए। जैसे कल कारखाने हैं तो उसमें जो एक व्यक्ति है, अब कह रहा है कि हमारी जो है ये कंपनी है, अब उस कंपनी में जितना उत्पादन होता है उसको बेचता है, तो जितना प्रॉफिट होता है वो लेता है, और मज़दूरों को सिर्फ लगाया है, उनको इतना ही पैसा वो देता है कि वो सब सिर्फ जी सकें और उसके लिए काम कर सके, बस वो यही चाहता है। क्योंकि उसे उत्पादन करना है, और उत्पादन करने के लिए लेबर पावर चाहिए, श्रम चाहिए, और श्रम जो है श्रमिक ही करेंगे, तो उनको बनाए रखने के लिए भी तो व्यवस्था करेगा ना ये, तो इसलिए ये व्यवस्था ये किया रहता है। तो मार्क्स कहते हैं कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जो उत्पादन के साधन हैं वही तो प्राइवेट प्रॉपर्टी है। भाई एक व्यक्ति ने क्या किया कि 3-4 मंजिला जो है घर बनवा दिया, और उसमें जो है कमरे जो है किराए पर उठा दिया है। अब जो है ये जो है क्या है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इसमें जो किराएदार हैं कुछ कर नहीं रहा है, वो मालिक सिर्फ बैठा है। अब ये किराएदार जो रहते हैं उनको मंथली जो इनको पैसा देना ही है, बैठे बैठे ये अपना उसेल रहा है, इसको कुछ करना ही नहीं है। और जो किराएदार हैं उनकी तो देने में ही उनका जीवन जो है बर्बाद होता जा रहा है। आप ये समझ रहे हैं, यही तो प्राइवेट प्रॉपर्टी है। और मार्क्स कहते हैं इसी को नष्ट करना है, क्योंकि इसी की वजह से समाज में कुछ लोग बड़े धनवान हो गए हैं, पूंजीपति हो गए हैं, और जो अधिकांश जो गरीब वर्ग है, मजदूर वर्ग है, वो जो है पीड़ा सहने के लिए, ज़ख्म सहने के लिए, एक दर्द भरी ज़िंदगी जीने के लिए जो है बाध्य है। ऐसे कैसे होगा, समाज कैसे चलेगा ऐसे? तो मार्क्स कहते हैं रेवोल्यूशन होगा, क्रांति होगी, जो ये मज़दूर वर्ग है क्रांति करके ये जो है छुड़ा लें, इससे मालिकाना हक इसका ले लें, और सार्वजनिक स्वामित्व में जब कर लेंगे तो हर एक की बेहतर जीवन हो जाएगी। क्योंकि हर एक व्यक्ति का जीवन बेहतर होगा तभी जो है समाज के दूसरे व्यक्तियों का भी जीवन बेहतर होगा। क्योंकि भाई अगर 95 घर जो हैं संपन्नवान है और 5 घर जो है बहुत ही दरिद्रता से जीता है, वहाँ उसके पास तो कुछ भी नहीं है संपत्ति के नाम पर, तो वो इन 95 लोगों पर जो है भारी पड़ेगा। क्योंकि ये क्या करेगा, डाका डालेगा, है ना, अपराध करेगा, ये 95 घर चैन से रह नहीं पाएंगे। तो यही मामला है। और मार्क्स कहते हैं कि हमें प्राइवेट प्रॉपर्टी को ही नष्ट करना है। यहाँ आप एक नोट करके एक चीज़ लिख लीजिए कि जो मार्क्सिज्म है, मार्क्स ये मानते हैं कि व्यक्तिगत संपत्ति होनी चाहिए,
जो शत्रु हैं मार्क्स वो है निजी संपत्ति के। वो कहते हैं व्यक्तिगत संपत्ति होनी चाहिए, वो महत्व प्रदान करते हैं और कहते हैं कि इसको बढ़ाओ। हर एक व्यक्ति की जो ज़रूरतें हैं वो तो होनी ही चाहिए, वो कहते हैं ये होनी चाहिए। लेकिन पूंजीवाद में क्या होता है, कुछ ही लोगों के पास है संपत्ति। समाजवाद में सबके पास होगा, सबकी व्यक्तिगत संपत्ति बढ़ेगी, सबको रोटी कपड़ा मकान सब कुछ मिलेगा, ऐसी बात वो कहते हैं। तो व्यक्तिगत संपत्ति को बढ़ाने के पक्ष में हैं वो, ठीक है। अब देखिए, ऐसी संपत्ति यानी कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ऐसी संपत्ति का निजी स्वामित्व प्राप्त करके उस पर सामाजिक स्वामित्व स्थापित एक मिनट एक ऐसी संपत्ति का निजी स्वामित्व समाप्त करके उस पर सामाजिक स्वामित्व स्थापित होना चाहिए ताकि कोई किसी का शोषण ना कर सके। ऐसी बात मार्क्स कहते हैं कि भाई जो प्राइवेट प्रॉपर्टी उसको नष्ट कर दो, समझ रहे हैं, और उसकी जगह जो है हमें सामाजिक स्वामित्व स्थापित करना होगा और इसी से जो है हर एक व्यक्ति का जीवन बेहतर होगा, कोई किसी का शोषण नहीं करेगा। मार्क्स ने लिखा है कि पूंजीवाद केवल निजी संपत्ति को बढ़ाता है, वह कामगार को इतना निर्धन बना देता है कि इसमें व्यक्तिगत संपत्ति ही लुप्त हो जाती है। जो उसकी भोजन वस्त्र खाने की चीज़ें हैं वही उसको नहीं मिल पाती हैं। और इसके विपरीत समाजवाद के अंतर्गत निजी संपत्ति को समाप्त कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। और इसको खत्म करके क्या किया जाएगा, व्यक्तिगत संपत्ति को बढ़ाने का अवसर दिया जाएगा। ऐसी बात मार्क्स कहते हैं। मार्क्स कहते हैं क्योंकि निजी संपत्ति समाज में फूट के बीज बोती है। भाई जो हर एक व्यक्ति क्या चाहता है, जैसे अभी हम बताएं ना कि इतना हम कमरे बनवा दें, किराए पर उठा दें और कमाते रहें, तो दूसरा व्यक्ति भी चाहता है हमारे पास भी ऐसा ही हो जाए यार, और उससे लिए संघर्ष करता है क्योंकि वो देख रहा है कि जो मालिक है वो आराम से बैठा है, कोई कुछ कर नहीं रहा है। जो खान का मालिक है, जो वन संपदा का मालिक है, जो इंडस्ट्री का मालिक है, वो क्या कर रहा है, बैठा है आराम से जो है सिगार फूकता हुआ। और जो मज़दूर है वो दिन भर जो है काम करके भी रात को उसे चैन नहीं मिलता, वो परेशान रहता है। तो हर एक व्यक्ति चाहता है यार ऐसा ही जीवन हो। अब इससे क्या होगा, जब हर एक व्यक्ति चाहता है तो झगड़े होंगे, क्योंकि झगड़ा क्यों होता है भाई, युद्ध क्यों हुए इतिहास में, संपत्ति के लिए ही तो। इसलिए ये जो निजी संपत्ति है समाज में फूट के बीज बोती है। हर एक व्यक्ति जो है एक दूसरे को देखकर जलता भुनता रहता है कि उसके पास तो इतना हो गया, मेरे पास अभी इतना ही है, कैसे करें कि और बढ़ाएं, है ना। ये ईर्ष्या जलन द्वेष झगड़े लड़ाई वैमनस्य ये कौन कौन करवाता है, निजी संपत्ति ही तो है। प्रॉपर्टी के लिए ही तो सब हो रहा है सारा कुछ। आप क्यों दिन भर जो है श्रम करते हैं, इतना कुछ भी करते होंगे आप, क्यों करते हैं, क्योंकि सुखी जीवन रहे, सुखी जीवन के लिए संपत्ति चाहिए, संपत्ति के लिए जो है आप श्रम करते हैं, है ना, यही तो है। इसलिए जो है मार्क्सवाद क्या है, निजी संपत्ति का शत्रु है और कहता है कि इसे समाप्त कर देना चाहिए। वह इसको डॉक्टर के बाद सुधारना नहीं चाहता। जैसे कि आप देखे होंगे जब क्लासिकल लिबरलिज्म बढ़ा तो कैपिटलिज्म बढ़ गया क्लासिकल लिबरलिज्म से। जब कैपिटलिज्म बढ़ा तो मज़दूरों की स्थिति बड़ी ही दयनीय हो गई। तो मॉडर्न लिबरलिज्म आया, वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट आया, कल्याणकारी राज्य होगा। और उसमें कहा गया कि जो कैपिटलिस्ट है उससे टैक्स लेगी सरकार, स्टेट या राज्य, और फिर जो योजनाएं बनाकर जो है गरीबों में वो मुहैया कराएगी। तो इसका मतलब यह है कि जो खराबी है थोड़ा सा उसमें ठोंक पीट करके सुधार कर दो। भाई आपको कोई डिजीज़ हुई, बीमारी हुई, आप जो है डॉक्टर के पास गए, वो दवा दे दिया, आप ठीक हो गए। मार्क्स इस तरह की बात नहीं करते। वो डॉक्टर की भांति जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी को नहीं सुधारना चाहते, वो चाहते हैं ये ख़त्म ही हो जाए, क्योंकि ये जब तक रहेगी तब तक जो है परेशानी करेगी। भाई आप जो है आपको कोई बीमारी है और आपने दवा ले ली थोड़ी सी, अब सही हो गए, लेकिन ये गारंटी थोड़ी है कि दोबारा नहीं बीमार होंगे दोबारा भी। इसलिए अगर बीमारी को जड़ से ही समाप्त हम कर दें तो फिर बीमारी कभी नहीं होगी। और इसके लिए चाहिए क्या,
कि हम इसे उखाड़ कर फेंक दें प्राइवेट प्रॉपर्टी को, फिर समाज में किसी प्रकार की बीमारी नहीं होगी, हर एक व्यक्ति जो है चैन से रहेगा। ऐसी बात ये करते हैं। अब देखिए, हमें ये समझना है यहाँ कि जब मार्क्स कहते हैं कि हमें प्राइवेट प्रॉपर्टी को समाप्त कर देना चाहिए, तो इसका मतलब क्या है? क्या हम भूमि को समाप्त कर दें? क्या हम कल कारखाने को समाप्त कर दें? क्या हम खानों को समाप्त कर दें? ऐसा नहीं है, वो ये नहीं कह रहे हैं। इनको कैसे समाप्त करेंगे? ये तो उत्पादन के साधन है ना, इसको नहीं समाप्त करना है। बल्कि हमें क्या करना है कि इस पर जो स्वामित्व है, मालिकाना हक है व्यक्ति विशेष का, कुछ लोगों का, उस मालिकाने को समाप्त करके सामूहिक मालिकाना लाना है। हर एक व्यक्ति का मालिकाना उस पे होगा, एक व्यक्ति का नहीं। ऐसी बात वो कहते हैं। तो इसका मतलब यह नहीं कि जो वस्तुएं निजी है या निजी विषय का है उन्हें नष्ट कर दिया जाए। वे वस्तुएं तो सही सलामत रहेंगी, उन्हें केवल निजी स्वामित्व से हटाकर सामाजिक स्वामित्व में ला दिया जाएगा। अर्थात अब उत्पादन के प्रमुख साधनों को पूंजीपतियों के स्वामित्व से उबार कर संपूर्ण समुदाय के स्वामित्व में रखा जाएगा, ताकि वे निजी लाभ का स्रोत न रह जाएं, बल्कि सामाजिक लाभ के साधन बन जाएं। ऐसी बात ये कहते हैं। तो जो प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है, वो तो होता ही रहेगा, लेकिन इस पर मालिकाना हक पूरे समाज का होगा, न कि एक व्यक्ति का या कुछ व्यक्तियों के समूह का। ठीक है। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंत करने का मतलब ये है कि हमें सामूहिक मालिकाना हक जो है लाकर जो निजी मालिकाना है, जो प्राइवेट मालिकाना है, उसे खत्म करना है। ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट हमें समझना चाहिए कि प्राइवेट प्रॉपर्टी की उत्पत्ति कैसी हुई, ये कैसे आया मानव समाज में, है ना। जैसे कि राज्य क्यों बना, सरकार क्यों बनी, है ना, क्यों इसकी उत्पत्ति हुई, या फिर इस दुनिया की उत्पत्ति क्यों हुई, फिलॉसफी में बहुत डिबेट होता है। उसी प्रकार प्राइवेट प्रॉपर्टी की उत्पत्ति क्यों हुई, हमें ये समझना चाहिए कैसे हुई, है ना। तो एक एक बात यहाँ हम समझ लेते हैं पहले कि मार्क्सवाद के अनुसार संपत्ति या निजी संपत्ति का अस्तित्व अनंत काल से नहीं है, शाश्वत नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये मानता है कि ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जिसे सामान्य रूप से संपत्ति कहता है कि ये हमेशा नहीं रही है समाज में। ये सभ्यता के विकास में बीच में जो है उत्पत्ति हो गई इसकी, और जो है एक वर्ग ने जो है इसको अपने हाथ में ले लिया और दूसरे वर्ग का शोषण करने लगा। इस प्रकार जो है मार्क्स जो है संपत्ति को प्राकृतिक अधिकार नहीं मानते, जैसे कि जॉन लॉक मानते हैं। ठीक है। लॉक क्या कहते हैं कि भाई जो संपत्ति है वो हमारा पैदाइशी अधिकार है, नेचुरल राइट्स हैं, प्राकृतिक अधिकार है। इसलिए इस अधिकार को हमें जो है समाज भी, राज्य भी नहीं छीन सकता। ऐसी बात जो है जॉन लॉक कहते थे। वो यही तो कहते थे ना कि हम संपत्ति, जीवन, स्वतंत्रता का अधिकार लेकर पैदा होते हैं। इसलिए राज्य कौन होता है जो हमारे इस अधिकार को छीनेगा? सरकार कौन होती है जो छीनेगा? वो कहते हैं नहीं, ये हमारा हक है। तो इस तरह दो जो है उनके विचार से जो है कैपिटलिज्म निकल के आ गया। क्योंकि कैपिटलिस्ट यही तो कहते हैं कि भाई हमने इतना कमाया तो मेरी प्रतिभा है, तुम भी कमाओ, हम मना करें हैं का? ऐसे ही तो वो लोग कहते हैं। भाई जो कैपिटलिस्ट हैं वो यही तो कहते हैं काम करो तुम भी, बस यही कहकर उनका काम बन जाता है। लेकिन काम गरीब आदमी कहाँ करे? सारा संसाधन तो इकट्ठा करके पहले से ही बैठे हो, तो वो आदमी क्या करे, कहाँ से लाए? अब कहीं से पैदा करे वो, यह भी तो है। तो मार्क्स कहते हैं कि ये कोई प्राकृतिक अधिकार नहीं है, ये बेवकूफ़ बनाने का एक तरीका है। जो ये कहते हैं कि प्रतिभा, क्षमता कुछ भी नहीं, ये बेवकूफ़ाना है और कुछ नहीं। तो मार्क्स कहते हैं कि संपत्ति कोई प्राकृतिक अधिकार नहीं है, ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का एक माध्यम है, जो ये लोग कह रहे हैं। मार्क्स कहते हैं कि संपत्ति मानव श्रम के शोषण का परिणाम है। प्रॉपर्टी इज द आउटकम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ह्यूमन लेबर। वो ये कह रहे हैं कि ये संपत्ति प्रतिभा का परिणाम नहीं है, ये शोषण का परिणाम है, ये श्रम का शोषण करते हैं।
जो गरीब मजदूर है उनके श्रम का शोषण करके इकट्ठा कर लेंगे और कहेंगे हमारे प्रतिभा का परिणाम है। ये कुछ नहीं, शोषण करके इकट्ठा करते हैं, प्रतिभा वगैरह कुछ नहीं। प्रतिभा इनमें ही क्यों है, दूसरे लोगों में क्यों नहीं है, ये भी तो देखेंगे। भाई इनमें ही प्रतिभा क्यों ज़्यादा हो जाती है? ईश्वर ने क्या इन्हें विशेष रूप से बनाया है क्या? भाई ये कहते हैं हमारे पास प्रतिभा है अर्थात ज़्यादा बुद्धि है, तो बुद्धि ईश्वर ने इनको ही ज़्यादा दी है क्या, और लोग जो दूसरे हैं उनको नहीं दी थी? आप समझ रहे हैं इस बात को? और अगर ईश्वर ने ऐसा किया है कि इनको ज़्यादा दे दिया, इनको कम दिया है जो है दूसरे लोगों को, तो ईश्वर फिर अन्याय किया है। और अगर ईश्वर अन्याय किया है तो वो अन्यायी हुआ, और अगर ईश्वर अन्यायी है तो फिर ईश्वर वो कहाँ हुआ, क्योंकि ईश्वर तो न्यायी होता है। तो ये कुल मिलाकर बेवकूफ़ बनाते हैं ऐसा कह के कि हमारे प्रतिभा का परिणाम है, कुछ नहीं, ये शोषण का परिणाम है जो ये प्रॉपर्टी इकट्ठा करते हैं। ये कैसे हुआ शोषण, हम इसे समझते हैं, ठीक है। फ्रेडरिक एंगल्स ने लिखा है इस पर। वो कहते हैं जब प्रिमिटिव कम्युनिज्म था, जब आदिम साम्यवाद था, तो उस समय राज्य नहीं था। राज्य नहीं तो सरकार भी नहीं है, समाज भी नहीं है, ठीक है। इस तरह डेवलप समाज नहीं है, राज्य नहीं है और सरकार नहीं है, कोई किसी प्रकार का प्रशासनिक स्ट्रक्चर नहीं है। मनुष्य जो है प्रकृति की गोद में रहता है। उस समय उत्पादन के साधन भी बहुत ज़्यादा विकसित नहीं है, अविकसित हालत में है। उस समय क्या था कि संपत्ति का अस्तित्व ही नहीं था, यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का अस्तित्व नहीं था। प्राइवेट प्रॉपर्टी का अस्तित्व होने का मतलब उस पर निजी स्वामित्व नहीं था, ठीक है। निजी स्वामित्व को ही हम प्राइवेट प्रॉपर्टी बोलते हैं। जब आदिम साम्यवाद था तो राज्य नहीं था, सरकार नहीं थी, उत्पादन के साधन नहीं विकसित थे, तो उस समय जो है निजी संपत्ति का भी विचार नहीं था, क्योंकि किसी ने जो है भूमि पर बहुत ज़्यादा अधिग्रहण नहीं किया था, है ना, निजी स्वामित्व स्थापित नहीं किया था, ऐसा कुछ भी नहीं था। जो थोड़े से उसमें साधन थे उस पर सबका साझा स्वामित्व था। भाई बहुत विकसित सभ्यता नहीं थी, तो कबीलाई जीवन था छोटा छोटा, तो वो लोग जो है एक ग्रुप में रहते थे, और जो जानवरों को मारना हुआ या फिर मछली पकड़ना हुआ, कुछ भी करते थे। क्योंकि आपने स्टोन एज एंसेंट हिस्ट्री में पढ़ा है पाषाण काल, तो उसमें क्या करते थे, वो जो हथियार होते थे पत्थर के वो बनाते थे, आपने देखा होगा, चॉपर, चॉपिंग, ब्यूरिंग, स्क्रैपर, जो है बेधनी, तक्षणी, कई सारे औजार होते थे उस समय। तो वो लोग उसी औजार से जो है जानवरों को मार कर जो है लाते थे और खाते थे। नौकाएं होती थी, जाल होते थे, उससे जो है मछली को पकड़ते थे वो लोग। तो जो साधन थे, यानी कि जो औजार थे, ये साधन हुआ जानवर को मारने का, जाल हुआ मछली को पकड़ने का साधन। ये साधन जो थे इस पर किसी व्यक्ति ने अपना मालिकाना हक नहीं थोपा था कि ये मेरा है, ऐसा नहीं था, सबका था। सब जाते थे, उठा कर ले जाते, पकड़ते, लाकर फिर वो जो वस्तुएं होती थी मछली वगैरह उसको जो है अपना खाते थे। और जो वस्तुएं लाते थे वो पूरा जो है ख़त्म भी हो जाता था, बचता भी नहीं था। तो उस समय बेहतर व्यवस्था थी, क्योंकि निजी स्वामित्व नहीं था, कोई व्यक्ति जो है ना अमीर था ना गरीब था, कुछ भी नहीं था। तो मार्क्स एंगल्स कहते हैं कि उस समय जो है धनवान निर्धन में जो है समाज नहीं बटा था, जिसे हैव्स और हैव्स नॉट वो बोलते हैं। तो हैव्स मतलब जिसके पास है, यानी कि जिसके पास संपत्ति है, निजी संपत्ति है। हैव्स नॉट मतलब जिसके पास नहीं है संपत्ति, ऐसी बात है। तो उस समय जो है किसी भी प्रकार का धनवान और निर्धन वर्ग में जो है समाज नहीं बटा था, बल्कि सब जो है व्यवस्थित जीवन जीते थे। लेकिन ये कहते हैं जब उत्पादन के कुछ साधन जो है विकसित हो गए, तब क्या हुआ, अर्थात जब पशुपालन होने लगा, खेती होने लगी और हस्तशिल्प का प्रयोग होने लगा, तब क्या हुआ कि ऐसा उत्पादन अस्तित्व में आया जो तत्काल उपभोग के बाद भी बच जाता था। मतलब अब व्यक्ति अगर खेती कर रहा है तो अब खेत में जो बहुत ज़्यादा उत्पादन हो जाता है। अब क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है नहीं, तो वो कितना यूज़ कर लेंगे भाई। इस पहली बार उन्होंने सामूहिक रूप से खेती करी, ठीक है। अब इसमें उत्पादन ज़्यादा हो गया, तो कुछ चीज़ें यूज करने के बाद भी, उपयोग करने के बाद भी बच गई, फसल बच गई कुछ,
तो एक गुट ने क्या किया, इन्हीं समूह में एक गुट ने क्या किया कि इस पर जो है इसको अपने नियंत्रण में ले लिया धीरे से, और जो उत्पादन के साधन थे उसको भी जो है धीरे से अपने नियंत्रण में ले लिया। अब आप ये ना कहिएगा कि दूसरा गुट क्या कर रहा था, वो भी जो है इस पर आवाज़ उठाता है ना, ये भी तो हो सकता था। लेकिन एंजल्स ने ऐसे ही बताया है कि जो एक वर्ग था उसने जो है जो अतिरिक्त उत्पादन था, सरप्लस प्रोडक्शन था, उसको जो है अपने स्वामित्व में ले लिया, उत्पादन के साधनों को भी अपने कंट्रोल में कर लिया, और श्रम का दूसरा बोझ जो है दूसरे हिस्से पर डाल दिया। यानी कि एक वर्ग जो है ले लिया सारा कुछ और दूसरे वर्ग को डाल दिया कि आप श्रम करिए। अब क्योंकि उस वो जो है ले लिया, यानी कि जो सरप्लस प्रोडक्शन था उसको ले लिया, उत्पादन साधन को भी ले लिया। अब ये कहने लगा कि भाई देखिए, अब मेरे पास तो ये भी वस्तु, जैसे खेत में क्या हल वगैरह की यूज़ करते हो और पशुपालन के लिए जो चीज़ें होती थी, तो उसको कहता था कि मेरे पास है, आप ले लीजिए, लेकिन अगर आप खेती करेंगे तो उसमें से हमको भी जो है इतना देना होगा। और धीरे धीरे जो उसने ज़मीन को भी कब्जियाना स्टार्ट कर दिया। तो धीरे धीरे उसने क्या किया कि ज़मीन को भी कब्ज़ा कर लिया। अब कहने लगे भाई इस पे आप खेती कर लीजिए, लेकिन जो है हमको भी इसमें से दे दीजिएगा। ऐसा करने लगा। तब धीरे धीरे क्या हुआ कि वर्ग विभाजन होने लगा। भाई ये जो कंट्रोल में कर लिया था, अब क्योंकि जो श्रमिक वर्ग है वो तो श्रम करेगा, खेत में जाकर काम करेगा, पशुपालन करेगा, तो ये इसको जो है यूज़ के लिए, इसके जितना भी यूज़ करता सकता है उसको ये वस्तुएं दे देता था, और जितना उत्पादन होता था वो रख लेता था। तो इसके पास ज़्यादा होती थी, तो ये धनवान हो गया और ये गरीब हो गया। तो इस प्रकार जो है समुदाय धनवान और निर्धन वर्ग में बंट गया। अब क्या हुआ, अब क्योंकि जिसे बिना कुछ किए ही मिल रहा हो, तो वो चाहेगा क्या कि वो कुछ करे? बिल्कुल नहीं चाहेगा। तो उसके मन में अब क्या आएगा कि यार ये व्यवस्था ऐसे ही बनी रहे। तो अब उसको बनाए रखने के लिए वो क्या करेगा कि और भी उत्पादन हो, उसके लिए वो चाहेगा कि और भी लेबर हमारे पास हो। तो लेबर पावर की डिमांड बढ़ गई, क्योंकि उसे और उत्पादन चाहिए था, और उत्पादन से ही जो है उसे अपना लाभ होता है। तो उसने क्या किया कि जो निर्धन थे उनको दासों के श्रेणी में पहुंचा दिया एकदम से, कि तुम हमारे दास हो। अब ऐसा बिहेव करने लगा, क्योंकि उसके पास पैसा था। पैसा का मतलब उस समय जो संपत्ति होती थी वो था। अब उस समय युद्ध भी हुआ करते थे। आप जानते हैं कि सभ्यता में बहुत ज़्यादा युद्ध हुआ है, तो एंशिएंट टाइप में युद्ध भी होते थे। अब जो जिनको ये लोग हरा देते थे उनको भी जो है दास बना लेते थे, उनको भी दास बनाकर अपने यूज़ के लिए यूज़ करने लगते थे। जो भी अपना ज़रूरत की चीज़ें थी उसका अपना प्रयोग करवाने लगते थे। स्त्रियों को भी एक साधन के रूप में इस्तेमाल करने लगा ये जो धनवान वर्ग था। कैसे? एक बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट मार्क्स ने दिया है कि विवाह व्यवस्था क्यों बनी, इस पर बात करता है। देखिए, परिवार और विवाह दो अलग विचार हैं। परिवार का मतलब एक जो है स्त्री पुरुष है और उसके बच्चे हैं, तो वो क्या है, परिवार हुआ। लेकिन परिवार बनाने के लिए ये ज़रूरी थोड़ी एक विवाह हो, ज़रूरी नहीं है। आजकल बहुत ऐसा होता है कि लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, शादी नहीं करते, लेकिन परिवार रहता है ना। लेकिन विवाह व्यवस्था क्या है? विवाह एक संस्कार है। जैसे हिंदू समाज, ईसाई समाज, इन समाजों में क्या है कि विवाह को एक संस्कार माना गया है। तो ये क्यों बना, विवाह व्यवस्था क्यों बनी, इस पर मार्क्स कहते हैं क्योंकि जो धनवान वर्ग था इसको अपने धन की सुरक्षा की भी तो टेंशन होता था कि इसको हम, क्योंकि इसके पास पैसा है तो ये चाहेगा कि ये बना रहे। तो ये चाहता था कि यार कि मेरा ही खून कोई हो जो इसको संभाले। इसके लिए इसने क्या किया, इसके लिए इसने विवाह किया। क्यों किया? विवाह व्यवस्था के रूप में क्यों एक स्त्री को बांधा? क्योंकि अगर विवाह के रूप में नहीं बांधेगा तो उसको ये भय होगा कि ये मेरा ही पुत्र है या किसी और का।
क्योंकि एंशिएंट टाइप में जब बहुत ज़्यादा सभ्यता नहीं विकसित हुई थी, तो उस समय जो है एक ही स्त्री के साथ कई पुरुष संसर्ग कर सकते हैं। तो अब जब क्योंकि विवाह के रूप में है भी नहीं कोई स्त्री उसके साथ, और ये संसर्ग मान लो कर लिया, कोई दूसरे भी उससे कर लिया, तो इसको ये भय होता है कि यार मेरा ही खून है या किसी दूसरे का। तो इसने क्या किया कि विवाह करके उसे कैद कर लिया कि अब ये हमारी यहाँ रहेगी, हमारे ही अनुसार चलेगी। तो उसको एक साधन के रूप में, स्त्री को एक साधन के रूप में, जैसे कि हम कहीं जाते हैं तो हम साधन के यूज़ करते हैं, तो एक साधन के रूप में जो है इस्तेमाल किया। तो अब विवाह कर लिया तो उसका भरोसा हो गया कि हाँ अब ये मेरा ही पुत्र है, क्योंकि विवाह में ये हमारे ही साथ रहते, किसी दूसरे पुरुष की छाया भी इसके पास नहीं है। इसको ये भरोसा हो गया और फिर जो है विवाह व्यवस्था की उत्पत्ति हो गई। ऐसी बात ये करते हैं कि विवाह व्यवस्था इसलिए बनी, ऐसी बात करते हैं। तो स्त्रियों को एक साधन के रूप में ये लोग इस्तेमाल किए। अब क्या हुआ, इस तरह दास प्रथा का जन्म हुआ, क्योंकि जो जिनको मजदूर थे उनको दास बना दिए, भाई युद्ध में हारे बंदी को भी दास बना दिए, स्त्रियों को भी संपत्ति की भांति यूज़ करने लगे, उनको भी दास बना दिए। तो इन सबको दास बनाकर यूज़ करने लगे। इस तरह जो है दास प्रथा का जन्म हुआ और स्वामी और दास दो वर्गों में समाज बढ़ गया। तो दास प्रथा की उत्पत्ति कैसे हुई ये बताते हैं। समाज दो वर्गों में डिवाइड हो गया, मास्टर और स्लेव, यानी कि दास जिसे हम कहते हैं। अब क्या हुआ कि जो धनवान वर्ग था वह खेतों, खदानों, पशुओं की तरह दासों और स्त्रियों को भी अपनी संपत्ति मानने लगा कि ये मेरी संपत्ति है। आपने अरस्तु में पढ़ा होगा ना, अरस्तु ने कॉन्सेप्ट दिया दास प्रथा पर, और उसने स्वीकार भी किया कि दास प्रथा तो अच्छी बात है। हाँ, दासों को संपत्ति माना जाता है, उस समय माना जाता था, इस समय बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट नहीं है। तो वो लोग कहते हैं कि भाई दास जो है हमारी संपत्ति है, और दास का पुत्र जो होगा वो भी दास होगा, तो संपत्ति की संपत्ति भी संपत्ति ही है हमारी। भाई हमारे पास गाय होती है, उसका बछड़ा हमारा ही तो होता है कि गाय का होता है। आप इस सब व्यवस्था को समझ रहे हैं कि भाई गाय का बछड़ा हमारा बछड़ा होगा, गाय कहाँ होगा। उसी तरह दास का पुत्र जो होगा वो हमारा होगा, ये दास का थोड़ी होगा। ऐसी बात प्रचलित थी। तो स्त्री भी दास है, तो दास का स्त्री के जो पुत्र होगा वो भी, क्योंकि ये संपत्ति है स्त्री, तो इस ये पुत्र भी संपत्ति हुआ उस पुरुष का, धनवान जो है। ऐसा हुआ। अब ये लोग करते क्या थे, जो स्वामी थे, ये उन दासों को केवल जीवन निर्वाह के लिए कुछ साधन दे देते थे कि हाँ ले लो, इतना खाना और मकान वगैरह ये सब ले लो, लेकिन जो श्रम वो करते थे उन पर जो है संपूर्ण धन को अपने अधिकार में ले लेते थे, क्योंकि तुम हमारे दास हो, हमारी संपत्ति हो, और तुमसे जो संपत्ति पैदा होगी वो हमारी संपत्ति होगी, ना कि तुम्हारी होगी। ऐसी बात थी। अब क्या हुआ कि देखिए, अब दास और स्वामी में समाज डिवाइड हो ही गया है, तो समाज में वर्ग विभाजन के साथ साथ संघर्ष भी शुरू हुआ, वर्ग संघर्ष भी होगा। क्योंकि भाई जो दास हैं इनको भी तो लगेगा यार कि ये कुछ करता नहीं है, फालतू परेशान हमें करता है। इनके अंदर भी तो एक जलन और क्रांति वाली भावना भरेगी। कोई आदमी कब तक किसी को झेलेगा। तो ये संघर्ष जिससे करा, जब संघर्ष करा तो प्राचीन काल में क्या था, स्वामी और दास का संबंध था। भाई स्वामी होता था, दासों का शोषण करता था। जब दास संघर्ष किया स्वामी से, तो मध्यकाल जब आया तो क्या हुआ, यही स्वामी जमींदार हो गया, यही दास किसान के रूप में आ गया। आप समझ रहे हैं। अब जो जमींदार होता है वो किसान का शोषण करता है। आपने गोदान में पढ़ा होगा, मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास जो हैं, तो उसमें आपने देखा है कि किस तरह जो है ज़मींदारी व्यवस्था थी, और ज़मींदार किसानों की हड्डी तक चूस लेना चाहते थे, इतना ज़बरदस्त शोषण करते हैं। और आधुनिक युग में क्या हुआ कि पूंजीपति और मजदूर आ गए। मार्क्स कहते हैं ये जो पूंजीपति ये शोषण कर रहा है, और मजदूर को क्रांति करना चाहिए इसके विरुद्ध। इसलिए मार्क्स कहते हैं कि रेवोल्यूशन होगा, तभी जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी ख़त्म होगी, और तभी जो है मज़दूरों का जीवन बेहतर होगा। नहीं तो ऐसे ही जो है आप एक जो है एक जो दयनीय स्थिति वाली जीवन है वही जी पाएंगे।
अब देखिए प्राइवेट प्रॉपर्टी का क्या कुप्रभाव है और इसे क्यों ख़त्म किया जाना चाहिए, तो मार्क्स इस पर बहुत दृष्टिकोण से तर्क देते हैं। कई सारे अप्रोच से ये बताते हैं कि क्या इसमें प्रॉब्लम है, क्यों ख़त्म करें हम इसे। तो अभी तक आप समझ गए होंगे क्यों ख़त्म किया जाना चाहिए, लेकिन इसे हम थोड़ा व्यवस्थित तरीके से देखते हैं। एक तो नैतिक कारण है। नैतिक कारण ये है कि भाई संपत्ति को मनुष्य ने अपने यूज़ के लिए बनाया था, लेकिन आज हो क्या रहा है कि व्यक्ति जो है संपत्ति बन गया है और संपत्ति जो है व्यक्ति की मालकिन बन गई है। और उस संपत्ति के चक्कर में व्यक्ति जो है कि अपने आप से ही, समाज से, प्रकृति से, अपने उत्पादन प्रणाली से ही जो है अलग हो गया है। आप समझ रहे हैं, एलिनेशन की थ्योरी भी हम इसे कहते हैं, अलगाव पैदा हो जाती है। तो इसी को हम मार्क्स के अलगाव का सिद्धांत भी कहते हैं। तो मार्क्स कहते हैं कि भाई पहले क्या था कि जब इंडस्ट्री नहीं हुआ करती थी, तो जैसे मान लो एक दर्जी है, तो वो जब कुछ कमीज़ मान लो बनाता है, अपने मशीन से सिलता है, तो जब वो सिलता है और कोई दूसरा व्यक्ति जब उस कमीज़ को पहनता है और जब उसके शरीर में एकदम फिट होती है, तो इस दर्जी को बड़ा ही सेटिस्फेक्शन होता है। मतलब सेटिस्फेक्शन होता है कि यार देखो मेरी क्रिएटिविटी है कि मैंने बेहतर जो है कमीज़ बनाई है। वो एकदम अंदर से प्रफुल्लित अपने आप को महसूस करता है, अपने आप पर गर्व करता है कि ये मेरी इंजीनियरिंग है कि मैंने ऐसा किया, क्योंकि इसकी अपनी रचनात्मक प्रतिभा है। तो अपनी प्रतिभा से उसने कमीज़ बनाया और जब फिट बैठती है किसी दूसरे व्यक्ति को पहनने पर, तो उसे बेहतर एक प्रसन्नता मिलती है, आंतरिक एक शांति, आंतरिक प्रफुल्लता मिलती है। लेकिन जब यही जो कमीज़ थी जब इंडस्ट्री में बनने लगी, तो इसमें क्या हुआ भाई, इंडस्ट्री में क्या हुआ, एक व्यक्ति क्या कर रहा है, केवल कॉलर बना रहा है। एक केवल क्या कर रहा है कि केवल जो है उसमें बाँह उसकी बना रहा है। एक का क्या कर रहा है, केवल बटन उसका लगा रहा है। एक केवल प्रेस कर रहा है। तो अलग अलग काम है। अब जो कॉलर बना रहे हैं वो सिर्फ कॉलर बना रहा है, उसको दूसरे शर्ट जो कमीज़ है उससे, उसके पार्ट से मतलब ही नहीं है, सिर्फ कॉलर बना रहा है। और दूसरा जो उस पे बाँह बना रहा है, सिर्फ बाँह बना रहा है, उससे दूसरे पार्ट से मतलब नहीं है। अब जो बटन लगा है उसको भी किसी दूसरे पार्ट से मतलब नहीं है, वो सिर्फ वही कर रहा है। और इनको इनको विशेष वो दिया जाता है ना, ठेका, जैसे कि आप इतना कॉलर बना लेंगे, क्योंकि एक कॉलर का इतना पैसा हम देंगे, तो जितना चाहे आप बना लें। अब ये पैसे के चक्कर में सिर्फ कॉलर बना रहे हैं, अपनी क्रिएटिविटी से ही अलग हो गए हैं। अब उसके चक्कर में होता क्या है कि ये दूसरा स्टेज आता है कि प्रकृति से अलग हो जाता है व्यक्ति। पहला स्टेज है कि अपने उत्पादन प्रणाली से अलग हो गया, क्योंकि उसकी जो क्रिएटिविटी थी वो जो है कंपनियों ने ले ली। अब दूसरा ये कि जब किसान जब अपना उत्पादन करता है प्रकृति के गोद में रहकर, तो फिर क्या होता है कि उसे बड़ी प्रफुल्लता होती है, बड़ा ही अच्छा फील करता है अपने आप को। भाई जब वो अपने खेत लहलाते हुए देखता है, तो उसे प्रसन्नता मिलती है कि देखो हमारा मेहनत का फल है ये, हमारी रचनात्मकता है, मैंने इतना खाद पानी करके दिया और देखो, मतलब जब हम कुछ करते हैं उसका फल अच्छा होता है, तो बड़ी आंतरिक शांति और एक मोटिवेशन मिलता है। लेकिन कंपनियों ने क्या किया कि निराशा ही तो पैदा किया है। तो जो कंपनियों में है उनसे पूछिए कि प्रकृति में आप घूमना पसंद करते हैं, तो उन्हें लगता है कि यार नहीं नहीं सही है, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता क्या करें। अब जब कंपनी में काम करने वाला व्यक्ति जाता है, क्योंकि जो ज़्यादातर मज़दूर जो है गाँवों के होते हैं, तब ये कंपनी में काम कर गाँव में गए, अब अलग थलग हैं, ये समाज से भी अलग हो गए। इनको समझ ही नहीं आ रहा कमाने के चक्कर में, है ना, समाज से भी एकदम अलग हो गए और लास्ट में जो है अपने आप से भी अलग हो जाते हैं। फिर लगता है कि जीवन में जैसे कुछ है ही नहीं, एकदम निराशावाद में भर जाते हैं, निरुद्देश्य, एकदम दिल में एकदम अंतरात्मा एकदम खोखला जैसा लगता है। ऐसा लगता है कि जीवन में कुछ है ही नहीं, अब जीवन ही लास्ट में फिर उनका एकदम समाप्ति हो जाता है। ये जो है नैतिक कारण है। इसलिए मार्क्स कहते हैं कि हमें प्राइवेट प्रॉपर्टी को ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति को जो है एकदम निर्जीव बना दे रहा है। इसमें व्यक्ति निर्जीव बनकर मर रहा है, इसमें किसी को, क्योंकि जो कैपिटलिस्ट है उसे तो प्रॉफिट है, उसे भी प्रॉफिट नहीं है। मार्क्स कहते हैं इसे भी प्रॉफिट नहीं है, ये संपत्ति का गुलाम है।
और ये चाहता है कि हम और संपत्ति पैदा करें, और हर समय जो है परेशान रहता है वो भी, है ना। वो भी तो परेशान होगा भाई। सिर्फ इसमें मजदूर वर्ग को ही हानि नहीं हो रही है, इसमें हानि उसको भी हो रही है। वो और चाहता है प्रॉफिट हो, उसके लिए हमेशा स्ट्रेस में रहता है, साइक और उसको मेंटल डिसऑर्डर भी हो जाता है ना। इस तरह की बीमारियां बड़े लोगों पूंजीपतियों को ही तो होता है। आप यही तो देखते हैं। तो ना तो इसमें पूंजीपति ही खुश है ना ही, और जो मजदूर है उसके जीवन तो वैसे भी बेकार है। तो कैसे हैं, इसलिए ख़त्म करना चाहिए, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी को ख़त्म ही कर दो, ऐसी बात कहते हैं। दूसरा ये कहते हैं कि सामाजिक कारण है इसका। सामाजिक कारण के दृष्टिकोण से भी इसे ख़त्म करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वर्गों का जन्म इसी के कारण हुआ। भाई आज आप देख रहे हैं कि एक उच्च वर्ग है, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, पता नहीं कितने वर्ग बने हैं। ये क्यों बना है? संपत्ति के कारण है। क्योंकि जिसके पास संपत्ति है वो प्रथम में है, फिर कम संपत्ति, फिर इसमें है। जिसके पास नहीं है एकदम निम्न वर्ग में है। तो वर्गों का विभाजन इसी कारण हुआ है, और इसके रहते समाज जो है भयंकर वर्ग संघर्ष में पड़ा रहेगा। और व्यक्ति हित और समाज हित में कभी सामंजस्य नहीं बनेगा। भाई संपत्ति अगर है इस तरह की तो वर्ग विभाजित रहेगा, और हमेशा संघर्ष होगा संपत्ति के लिए, इसी के लिए वहाँ अपराध भी होंगे, क्राइम भी होंगे, बहुत कुछ होगा। तो इस दृष्टिकोण से भी हमें ख़त्म करना चाहिए इसे। अगला वो बताते हैं आर्थिक कारण से भी हम इसे ख़त्म करेंगे या करना चाहिए। क्योंकि देखिए उत्पादन का जो उद्देश्य होता है, जो हम प्रोडक्शन करते हैं, तो उसका पर्पज़ क्या होता है कि हमें मुनाफा हो, है ना। यही तो भाई कोई इन्वेस्टमेंट हम कहीं करते हैं, कहीं हम कुछ लागत लगाते हैं तो चाहते हैं कि उससे ज़्यादा हमें प्रॉफिट हो, तभी तो लगाते हैं। प्रॉफिट ही नहीं होगा तो हम कहेंगे यार लॉस हो गया, हमारा हानि हो गई। तो हम प्रॉफिट के लिए जो है उत्पादन करते हैं। अब किसी व्यक्ति को जो है जहर बनाने में जो है प्रॉफिट हो रहा है, जहर का उत्पादन करने में उसे प्रॉफिट हो रहा है, तो वो जहर बनाएगा। क्योंकि उसे तो अपना प्रॉफिट देखना है, मुनाफा देखना है। उस जहर से कितने लोग क्या हो रहे हैं उससे क्या मतलब है यार। आप समझ रहे हैं, किसी को गांजा बेचने में प्रॉफिट हो रहा है तो गांजा बेचेगा। अब उससे जो है समाज में कितने लोग पी कर क्या क्या हो रहा है, इस परिवार में कितने झगड़े लड़ाई हो रहे हैं, कौन देखने जा रहा है। अगर शराब बेचने में हमें प्रॉफिट होगा तो हम शराब बेचेंगे। जितनी भी चीज़ें हैं जिसमें हमें प्रॉफिट होगा वही हम बेचेंगे, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है मुनाफा है, न कि समाज हित है। समझ रहे हैं। वस्तुएं बनाकर क्या करते हैं ये लोग, विज्ञापन दिखाते हैं, एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं। तो आप देखते हैं फ़ोन में या टीवी में वगैरह में पता नहीं कितने प्रकार की कंपनियां हैं जो अपना विज्ञापन दिखाती हैं। हमेशा ऐड आता रहता है। ये किस लिए आता है? क्योंकि ये ऐड दिखाएंगे तो लोग जानेंगे, उससे क्या हुआ, इनका डिमांड जो है बढ़ेगा। जब लोग खरीदेंगे तो इन वस्तुओं जो बनाए हैं डिमांड बढ़ेगा, और जब ये बिचेंगी तो जो है इनको प्रॉफिट होगा फिर। समझ रहे हैं। तो ये करते हैं ये लोग। अब क्योंकि ये भी ऐसा कर रहा है तो कोई दूसरा भी ऐसा करेगा। तो इससे क्या होता है कि एक विनाशक आर्थिक प्रतियोगिता होती है, कंपटीशन होता है। क्योंकि आज एक 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 लहर सी है ना कि हर चीज़ में कंपटीशन है भाई, कंपटीशन। ये कंपटीशन का मूल्य किसने सिखाया? कैपिटलिज्म ने ही तो सिखाया है। समाजवाद समाज के हित की बात करता है, न कि स्वार्थ की पूर्ति की बात करता है। इस बात को आप ध्यान रखिए। इसलिए जो हम कंपटीशन कंपटीशन करते हैं, तो कंपटीशन तो एक जो है पर्दा है जो हमारे दिमाग पर डाल दिया गया है। हम अपने से तो कुछ सोचते नहीं हैं, बस कंपटीशन कंपटीशन, और कंपटीशन में पिसते रहते हैं हर समय। समझ रहे हैं। तो इसी कारण क्या होता है कि समाज में जो है बेकारी, भुखमरी, आर्थिक मंदी, उत्पादन में गिरावट, ये सब जो है होने लगता है, इसी जो है प्रॉफिट के चक्कर में। इसका राजनीतिक कारण बताते हैं। कहते हैं कि देखिए राजनीतिक दृष्टि से भी ये एकदम बेकार है। क्यों है? क्योंकि वो कहते हैं कि राज्य सत्ता जो होती है वो संपत्तिशाली वर्ग की बबौती बनकर रह जाती है। उसमें जो 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 पूंजीपति है
राज्य उसके ही अनुसार चलता है, सरकार उसके अनुसार चलती है। आप समझ रहे हैं? क्योंकि लोकतंत्र में होता क्या है कि अगर एक नेता को चुनाव जीतना है तो वो क्या करेगा कि पूंजीपति से जो है फंड लेगा, और फंड लेने के बाद जब चुनाव जीतेगा तो सरकार के सारे ठेका जो है इस पूंजीपति को दे देगा। गरीब आदमी जो वोटर है गरीब ही रह जाएगा, उसको कोई देखने वाला ही नहीं है। तो ये सारा स्टेट का जो भी स्ट्रक्चर है सब पूंजीपति के यूज़ के लिए है, ऐसी बात मार्क्स कहते हैं। वो कहते हैं जो स्वतंत्रता संविधान ने दी, अधिकार दिए, ये सब किसके लिए है कि आपके साथ अन्याय है तो आप जाकर न्यायालय में जो है याचिका दायर करिए। हमारे पास खाने के लिए नहीं है और आप कहते हैं जाकर आप मुकदमा लड़िए, ऐसी बात कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को कि गरीब आदमी के पास तो खाने के लिए नहीं है, वो मुकदमा क्या लड़ेगा, उसे मर जाएगा वो कि। तो ये बुरी व्यवस्था है, इसलिए संपत्ति को, प्राइवेट प्रॉपर्टी को ख़त्म करना चाहिए। अब बताते हैं वो ख़त्म करने का तरीका क्या है। वो कहते हैं कि केवल समझ लेना या ज्ञान अर्जित कर लेना काफ़ी नहीं है, बल्कि आवश्यक है विश्व को बदल देना। हम विश्व को बदल देंगे, और यह पूंजीवाद को समाजवाद और निजी संपत्ति को समाजवादी संपत्ति में बदलने का क्रांतिकारी दर्शन है, विज्ञान है। विज्ञान है। विज्ञान क्यों है? क्योंकि विज्ञान पहले कारण को देखता है, फिर उसके समाधान की बात करता है कि समाधान कैसे होगा। अगर आपको डिजीज़ है कोई तो कारण क्या है, फिर जो है उसका समाधान क्या होना चाहिए, वो फिर दवा उस तरह मिलती है आपको। तो इस तरह मार्क्स ने भी दिखाया कि प्राइवेट प्रॉपर्टी ही सारी समस्या की जड़ है। अब इसे समाप्त कर देंगे तो समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरह ये जो है विज्ञान है, क्रांतिकारी दर्शन है। लेकिन यह परिवर्तन कौन करेगा, कैसे करेगा, और परिवर्तन के बाद होगा क्या? तो वो कहते हैं कि देखिए, निजी संपत्ति का खात्मा मजदूर वर्ग की संगठित क्रांतिकारी शक्ति करेगी। भाई जो मजदूर वर्ग है वो संगठित होगा, और वही जो है क्रांति करके जो है इस निजी संपत्ति का जो स्वामित्व है किसी व्यक्ति का, उसे जो है सामूहिक स्वामित्व में लाएगी क्रांति करके। मजदूर वर्ग क्रांति क्यों करेगा? क्योंकि मजदूर वर्ग की मुक्ति निजी संपत्ति के साथ जुड़ी है। अगर जब तक निजी संपत्ति रहेगी तब तक जो है आपकी स्थिति ऐसी ही रहने वाली है। आप क्या सोचते हैं कि हम मेहनत करके बहुत ज़्यादा कुछ कर लेंगे? कुछ नहीं। आप जितना मेहनत करते हैं पूंजीपति भी तो कर रहा है, तो उसकी संपत्ति हमेशा बढ़ती जाएगी और आप जो है चुकते जाएंगे, नीचे आपकी स्थिति हो जाएगी। आप समझ रहे हैं? इसलिए आपको क्रांति ही एक रास्ता है, क्रांति ही करेंगे तभी आपका अपना हक मिलेगा, नहीं तो ऐसे ही जो है जीवन खत्म होता रहेगा। कोई है नहीं जो दूसरा जो है कहेगा कि नहीं नहीं, ईश्वर तो बिल्कुल है ही नहीं। क्योंकि मार्क्स कहते हैं धर्म है क्या है? अफीम है। ईश्वर होता तो पहली बात ऐसी व्यवस्था ही नहीं होने पाती। ईश्वर नहीं है, इसीलिए तो ये व्यवस्था है। इसलिए आपको अपना हक स्वयं लेना होगा, न कि ईश्वर। मार्क्स कहते हैं कि ये होता क्या है कि ये पूंजीपति जो है ये कुछ बाबाओं को सपोर्ट करता है, प्रमोट कर देता है, और वो बाबा जो है इन गरीब लोगों को जो है आत्मा परमात्मा में उलझाए रहता है। वो हमेशा कहेगा बेटा तुमने पिछले जन्म में जो है पाप कर्म किया था, इसलिए तुम गरीब बने हो। अब क्या है, पुण्य कर्म करो, तब जो है तुम्हें जो है अगले जन्म में तुम खुद पूंजीपति बन जाओगे। ऐसी बात ये बताता है। अब गरीब आदमी परेशान सोचता है हाँ यार ये तो बात सही है, ईश्वर भी है और ये सब है। क्योंकि ये गरीब लोगों के बीच में बड़ी अंधविश्वास फैली रहती है। अब समाज में जाइए तो देखिए रह नहीं पाएंगे आप, आपको भागने का मन करेगा वहाँ से। तो क्योंकि ये क्यों हुआ है? क्योंकि ये लोग ऐसे बना दिए हैं, हमेशा ही उन्हें जो है डाइवर्ट करते रहते हैं, मुद्दे से हटाते रहते हैं। तो स्थिति इनकी बड़ी ही दयनीय है। इसलिए मार्क्स कहते हैं कि आपको इस बवंडरों से हट कर जो है मुद्दे की बात सोचनी चाहिए और करनी चाहिए, तभी जो है आपका जीवन बेहतर होगा। नहीं तो धर्म जो है खाने को नहीं देगा, ना तो ईश्वर आने वाला है, ना तो धर्म गुरु कोई। समस्या आपकी है तो समाधान भी आपको करना चाहिए, ऐसी बात कहते हैं वो। इसीलिए आपको क्रांति करनी चाहिए। रेवोल्यूशन ही एक तरीका है, रेवोल्यूशन करेंगे तभी आपको अपना हक मिलेगा। कैसे होगा ये? तो कहते हैं देखिए क्रांति के माध्यम से होगा। मार्क्स कहते हैं कि ये कैसे होगा, तो रेवोल्यूशन आपको करना होगा, रेवोल्यूशन से होगा। इसी को हम प्रैक्सिस का जो थ्योरी है मार्क्स का बोलते हैं। देखिए प्रैक्सिस होता क्या है?
थ्योरी हो गई, थ्योरी हो गई, और प्लस जो है एक्शन। अगर थ्योरी में हम, ये थ्योरी हो गई और उसी में हम एक्शन भी जोड़ दें तो ये बनता है प्रैक्सिस। अर्थात हमने सिद्धांत को समझ लिया है, अब जो है हमें क्रांति करने के लिए कुछ कार्य करने होंगे, व्यवहारिक कार्य, और वही व्यवहारिक क्रांति जो है प्रैक्सिस होगा। तो हम जब, क्योंकि मार्क्स कहते हैं कि भाई सिर्फ जो है ज्ञान प्राप्त कर लेना सही नहीं है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद आपको कार्य भी तो वो करना होगा। भाई ज्ञान लेकर आप क्या करेंगे, ज्ञान से कुछ नहीं होने वाला है, आपको एक्शन करना ही होगा, तभी जो है आपके जीवन बेहतर हो पाएगा। ऐसी बात वो कहते हैं। अब क्रांति के बाद क्या होगा, तो वो कहते हैं मजदूर वर्ग की तानाशाही की स्थापना होगी और वर्ग विहीन समाज की स्थापना हो जाएगी। उसमें फिर न तो कोई अमीर होगा, न तो कोई गरीब होगा, हर एक व्यक्ति जो है बेहतर जीवन जिएगा, क्योंकि जो संपत्ति है उस पर सामूहिक स्वामित्व हो जाएगा। जो 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 ज़मीन है सबके जो है बराबर जो है बंटवारा हो जाएगा, सबका सामूहिक मालिकाना उस पे हो जाएगा, तो किसी को कोई समस्या ही नहीं होगी। इस प्रकार निजी संपत्ति को नष्ट करके मार्क्सवाद सामाजिक संपत्ति तथा समाजवादी उत्पादन व्यवस्था को स्थापित करने का दर्शन है। अब देखिए, हमें ये समझना है कि समाजवादी संपत्ति का क्या अर्थ है। तो समाजवादी संपत्ति की प्रकृति क्या होती है, सामूहिक होती है, तथा उत्पादन के साधनों पर सामूहिक मालिकाना एवं फल पर सामूहिक स्वामित्व होता है। तो उत्पादन के साधन यानी कि जो भूमि है, जो कल कारखाने हैं, जो वन संपदा है, जो खाने हैं, उन पर जो है सबको सामूहिक मालिकाना होगा, और उससे जो उत्पादित वस्तु है वो भी सामूहिक स्वामित्व में होगी। इस तरह जो है उत्पादन का उद्देश्य मुनाफा ना होकर समाज के उपयोग के लिए होगा। तो हर एक व्यक्ति जो है जितना उत्पादन होगा उपयोग कर लेगा और बेहतर जीवन जिएगा। और फिर क्या होगा कि अब समाजवादी संपत्ति आ गई तो उसमें फिर मनुष्य मनुष्य पर शासन नहीं करेगा, बल्कि मनुष्य जो है वस्तु पर शासन करेगा, क्योंकि संपत्ति वस्तु है, वो कोई देवता नहीं है। हमारे यहाँ बड़ा बेवकूफ़ बनाया गया कि संपत्ति लक्ष्मी है, लक्ष्मी कह कह कर, क्योंकि कहते हैं कि लक्ष्मी जो है कुछ लोगों पर मेहरबान हो जाती है, और वो सिर्फ मेहरबान पूंजीपतियों पर ही होती है। पता नहीं वो क्या करते हैं कि उन पर भी मेहरबान होती है। एक्चुअली में वो कुछ नहीं करते, शोषण करते हैं, इसीलिए मेहरबान होती है, और कुछ नहीं है। ये जो धर्म का जो क्या कहते हैं आडंबर डालकर आप जो है बेवकूफ़ जो है मज़दूरों को बनाते हैं कि भाई लक्ष्मी है, उन पर मेहरबान है, हमारे यहाँ तो है ही नहीं। वो क्यों मेहरबान है आप सोच ही नहीं रहे हैं, क्योंकि धर्म का जो है एक जाल आपके मस्तिष्क में डाल दिया गया है, पर्दा। अब पर्दा के पीछे क्या चल रहा है आपको नहीं पता है, ड्रामा बस आपको दिख रहा है। ड्रामा से क्या होगा, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है वो समझिए, तभी जो है एक बेहतर जीवन मिल पाएगा। नहीं तो इसी तरह जो है रोज़ इसी तरह ज़िल्लत भरी ज़िंदगी रहेगी। मार्क्स ऐसे ही कहते हैं मज़दूरों के बारे में। तो हमने मार्क्सिज्म को देख लिया, मतलब कि संपत्ति पर क्या विचार है। अब इसके बाद जो और भी उसकी थ्योरी है हम समझ लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।